दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज आपके लिए मैं पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 और सामाजिक अध्ययन रेट लेवल 2 की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है। प्रयोगशाला, दल शिक्षण, पाठ्यपुस्तक या क्षेत्रीय भ्रमण। तो दोस्तों, नवाचार यानी कि नई तकनीक या नवीन विधि कौन से नहीं है, ये पूछा है। प्रयोगशाला, दल शिक्षण और क्षेत्रीय भ्रमण, ये तीनों ही चीज़ें नवाचार है, जबकि जो पाठ्यपुस्तक है ये नवाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पाठ्यपुस्तक पहले से चलती आई है ना। तो ये तो क्या है, ये प्राचीन चीज़ है, ये प्राचीन विधि है पाठ्यपुस्तक। जबकि दल शिक्षण, क्षेत्रीय भ्रमण ये नवाचार है। प्रयोगशाला में क्या होते हैं, प्रयोग वगैरह किए जाते हैं, तो ये चीज़ पहले थी नहीं, तो ये तो नवाचार है। दल शिक्षण में क्या किया जाता है, दल शिक्षण यानी कि शिक्षकों का इसमें दल होता है, लेकिन जो शिक्षण का विषय होता है वो एक विषय होता है, लेकिन शिक्षक है वो 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो ये भी नवाचार है। और क्षेत्रीय भ्रमण, स्थानीय भ्रमण, ये आपके विद्यालय की जो बाहरी क्रिया है उसके अंतर्गत आता है, तो ये चीज़ें शिक्षण के लिए नवाचार है। इस प्रकार पहले प्रश्न का आपका विकल्प नंबर 3 है पाठ्यपुस्तक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पर्चा प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया। सॉरी दोस्तों, पर्चा प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया संस्कृत के लिए, भाषा के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए, पर्चा प्रतिमान क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं। पर्चा प्रतिमान के प्रवर्तक थे रिचर्ड सकमेन। कौन थे? रिचर्ड सकमेन। ये तो है पर्चा प्रतिमान। और एक आता है वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान, उसके जो प्रवर्तक थे वो थे दोस्तों स्क्वाब। कौन थे? स्क्वाब। ठीक है, तो ये याद रखना। जबकि अपने पर्चा प्रतिमान की बात कर रहे हैं उसमें रिचर्ड सकमेन होंगे इसके प्रवर्तक। शिक्षक छात्र केंद्रित ये एक मॉडल होता है। और अगर आपको पूछे कि पर्चा प्रतिमान जो मॉडल है किस प्रकार का मॉडल है, तो दोस्तों आप बताना कि आगमनात्मक तर्क मॉडल है ये। इसमें वैज्ञानिकता का विकास है ना, और इसका उद्देश्य है कौशलों का विकास करना, ये इसकी विशेषताएं होती है। इसमें बालक सक्रिय रहता है, जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछता है। इस प्रकार पर्चा प्रतिमान आपके सामाजिक विज्ञान में काम आता है दोस्तों। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रायोजना विधि का चरम या अंतिम सोपान कौन सा है। चरम या अंतिम सोपान कौन सा है? देखिए, पहली बात कि प्रायोजना विधि के कुल सोपान कितने हैं? 6। और ऐसे प्रश्न आएंगे, एक दो प्रश्न से आते ही हैं। सोपान आपको याद रखने हर विधि के। तो इसमें 4 दे रखे हैं कि सबसे पहला, देखिए क्रम से बता देता हूँ। सबसे पहला कौन सा है? परिस्थिति निर्माण, ये 1 नंबर ही है। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आपके जो प्रायोजना का चयन किया जाता है। चयन और उद्देश्य दोनों एक ही चीज़ होती है। प्रायोजना का चयन करना या उसका उद्देश्य निर्धारित करना, ये इसकी दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी हो जाती है प्रायोजना का कार्यक्रम, प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना। ठीक है। और चौथी में हो जाता है क्रियान्वयन करना, व्यावहारिक रूप देना। और पांचवी हो जाती है आपके मूल्यांकन। पांचवी कौन सी होती है? मूल्यांकन। और जबकि जो छठवीं है वो है आपके प्रायोजना को लिखना, मूल्यांकन करके वापस उसका ब्यौरा लिखना, विवरण लिखना। ये होती है प्रायोजना विधि के 6 सोपान। तो दोस्तों, इस प्रकार तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पे है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है। व्याख्यान विधि, कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या समस्या समाधान विधि। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की परंपरागत विधि पूछी है वो भी नहीं है। तो इनमें से जो व्याख्यान विधि, कहानी विधि और पाठ्यपुस्तक विधि ये परंपरागत है, यानी कि ये प्राचीन है, परंपरा से चली आ रही है। जबकि समस्या समाधान विधि है, ये क्या है? ये नवीन उपागम है। ठीक है, नवीन विधि है समस्या समाधान। इसमें होता क्या है दोस्तों, व्याख्यान विधि में तो शिक्षक केंद्रित विधि होती है, कहानी विधि में कहानी कही जाती है,
फिर छात्रों से वापस अनुकरण करवाया जाता है, पाठ्यपुस्तक विधि में पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो ये तो परंपरागत विधियाँ है। जबकि समस्या समाधान विधि है, इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षक है छात्र के समक्ष ऐसी समस्या रखता है जिसको छात्र खुद ही हल करता है, और हल करते करते उसमें चिंतन, तर्क, निरीक्षण आदि शक्तियों का विकास हो जाता है। तो ये क्या है, ये शिक्षण की नवीन विधि है दोस्तों। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं दोस्तों कि किसने कहा कि सभ्यता व समाज की उन्नति शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है। यानी ये कथन, एक डेफिनेशन पूछी गई है आपको। ये डेफिनेशन किसने दी कि सभ्यता और समाज की उन्नति तभी होगी जब शिक्षक में योग्यता होगी। डगलस, ब्रेबेकर, कैपवेल या टीवेनल। तो दोस्तों ब्रेबेकर का ये कथन है कि सभ्यता और समाज की जो उन्नति है वो शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 ब्रेबेकर। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 आया है, सामाजिक पर्यावरण का क्षेत्र कौन सा नहीं है? बालक व परिवार, पदार्थ के गुण, तीज त्योहार या धार्मिक संस्थाएं। तो देखिए सामाजिक पर्यावरण अपने समाज में जहाँ हम रहते हैं, है ना, अपने चारों ओर का जो वातावरण है, समाज है, वहाँ रहते हैं, उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है, यह पूछा है। तो देखिए बालक व परिवार, ये चीज़ें सामाजिक पर्यावरण में आती है। तीज त्योहार, अब जब लोग रहेंगे तीज त्योहार भी मनाएंगे, और वहाँ पे धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद वगैरह ये भी होंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ के गुण। क्यों? क्योंकि ये तो विज्ञान के से संबंधित है, जबकि यहाँ हमको सामाजिक पर्यावरण का क्षेत्र पूछा है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि निम्न में से छात्र केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। यानी कि जिसमें छात्र केंद्रित नहीं है, ऐसी विधि कौन सी है जिसमें छात्र सक्रिय नहीं है? खेल विधि, प्रयोजन विधि, व्याख्यान विधि या उक्त सभी। तो दोस्तों खेल विधि, प्रयोजना विधि, ये जो दोनों विधियां हैं इनमें छात्र सक्रिय रहता है, जबकि व्याख्यान विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है, और इसलिए उक्त सभी तो आना नहीं है। ठीक है, तो जो व्याख्यान विधि है वो छात्र केंद्रीय शिक्षण विधि नहीं होगी। पढ़ते हैं खेल विधि में क्या क्या होता है। खेल विधि के जनक कौन है? प्रोबेल है। खेल खेल में सिखाया जाता है, और ये खेल विधि है वो प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होती है, और इसमें छात्र सक्रिय रहता है। आगे दूसरी है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि में क्या होता है? प्रतिपादक जॉन डेवी है, सबसे पहले विचार उन्होंने दिया, फिर उनका शिष्य जो किलपेट्रिक थे वो इसके जनक माने जाते हैं। जीवन की जो यथार्थ समस्याएं होती है वो इसमें हल की जाती है प्रयोजना विधि में। कौन करता है? छात्र ही करता है प्रयोजना कार्य, तो छात्र सक्रिय रहता है, और ये उच्च प्राथमिक स्तर की विधि है। व्याख्यान विधि बहुत ही प्राचीन विधि है दोस्तों। शिक्षक इसमें व्याख्यान देता है, लेकिन जो छात्र है वो छात्र क्या होता है? वो निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनता रहता है ना, निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनता रहता है। जबकि व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु मूल होता है शिक्षक होता है ना, क्योंकि शिक्षक पर आधारित है। शिक्षक व्याख्यान देता है, छात्र सुनते हैं, और शिक्षक ये भी इसमें गुण नहीं देखता है कि छात्र विषय वस्तु को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, केवल शिक्षक व्याख्यान देता रहता है। तो इस प्रकार ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी कही जा सकती है, और ये छात्र केंद्रित शिक्षण विधि न होकर शिक्षक केंद्रित विधि है। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 7 है उसका विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि चर्चा का उद्देश्य है विषय का विस्तृत ज्ञान देना, समस्या में निहित सभी पहलुओं पर विचार करके हल निकालना, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए चर्चा का उद्देश्य क्या होगा? शिक्षक या छात्र चर्चा करते हैं, देख लीजिए अपने मतलब शिक्षण से संबंधित चर्चा लेनी है हमें, ऐसा नहीं कि लोग चर्चा करें। तो शिक्षक और छात्र जब चर्चा करेंगे, चर्चा के माध्यम से शिक्षक छात्र को पढ़ाएगा, तो वो क्या करेगा? विषय का विस्तृत ज्ञान जरूर देगा। और समस्या, भाई देखिए समस्या है तभी तो चर्चा कर रहे हैं, तो समस्या में निहित जो सभी पहलू है उन पर विचार किया जाता है और उस समस्या का हल निकाला जाता है। तो ये भी होता है चर्चा में, है ना, सामूहिक चर्चा हो रही है। सामूहिक चर्चा हो रही है, देखो क्या कह रहा है कि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो देखिए उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कैसे होंगे कि इसमें मस्तिष्क, बुद्धि, स्मृति, संज्ञान, है ना, इनका प्रयोग लिया जाता है। सोच समझ तर्क वितर्क, है ना, चर्चा कैसे करनी है, ऐसे रहने की कुछ भी बोल सकते हैं। तो चर्चा में मतलब ये ज्ञानात्मक होगा, क्योंकि बता दिया इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, इसमें संज्ञान, स्मृति, मस्तिष्क का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये ज्ञानात्मक हो गई। और भावात्मक ऐसे हुई कि जो शिक्षक के मतलब उस समय शिक्षक के साथ अगर छात्र चर्चा कर रहा है तो
उस शिक्षक के विचारों का सम्मान करेगा, है ना। और चर्चा में आपसी जो छात्र है वो आपसी सहयोग की भावना भी रखेंगे। इस प्रकार भावात्मक जो उद्देश्य हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, चर्चा के चारों के तीनों के ऊपर जो दे रखे हैं तीनों के तीनों, वो तीनों उद्देश्य चर्चा के है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। कक्षा 5 प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, वहाँ उन बच्चों में आप जिज्ञासा जागृत करना चाहते हो, तो देखो आपको सबसे प्रभावी तरीका पूछा है, कैसे करोगे। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अभ्यास देना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, या अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। देखिए हमेशा आप अक्सर इकाई परीक्षण आयोजित करते जाओगे, आप बार बार उनके टेस्ट वगैरह लोगे, तो यह चीज़ गलत है। इससे जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, है ना। जो कमज़ोर छात्र है उनमें क्या होगा, उबाऊपन आएगा, परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा है कि अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। देखिए हस्तपरक अनुभव आता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन अधिक ये नेगेटिव चीज़ आ गई, है ना। ये अधिक है या नेगेटिव है, क्योंकि अधिक दोगे तो वहाँ कहाँ से जिज्ञासा बनेगी बालकों में। हस्तपरक अनुभव तो ठीक है भाई, कार्य करवा रहे हैं, गतिविधि आधारित कार्य करवा, लेकिन ये अधिक, ये चीज़ गलत है। और लिखित कार्य में उन्हें अभ्यास दे रहे हैं कि भाई ये लिखो, तो उससे जिज्ञासा नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, बच्चों से कह रहे हैं आप जो भी आपके कल्पना करके जो प्रश्न आ रहे हैं दिमाग में वो पूछिए, है ना। गहन जांच वाले प्रश्न हैं वो पूछिए। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बढ़िया प्रश्न है ये, प्राथमिक स्तर का पूछा है, शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि किस पे आधारित है, विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत, या शिक्षण विधि का सिद्धांत। देखिए दोस्तों किताब में कहीं जगह ये आपको बता दूं मैं बुक में विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बता रखा है, लेकिन यहाँ देखिए खेल विधि का प्रयोग शिक्षण किस लिए कर रहा है, खेल खेल में सिखाने के लिए कर रहा है ना। ये है क्या, खेल विधि है, खेल विधि है। और हमें शिक्षण की पूछा है, तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण का समाजशास्त्रीय या कोई विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि शिक्षक खेल विधि का प्रयोग खेल खेल में सिखाने के लिए कर रहा है, इसलिए ये क्या है, शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि का सिद्धांत हो जाएगा। इस प्रकार याद रखिएगा प्रश्न संख्या 10 है, इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 लिखा है कि रिक्त स्थान आ रखा है के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से शामिल है, यानी कि एक कारक शामिल नहीं है, बाकी सब कारकों में निम्न के सभी शामिल होंगे। बच्चे का विकास को आकार देना मतलब विकास को ध्यान में रखना, विकास हो रहा है, लेकिन विकास किन से होगा, वातावरणीय कारकों में से। अब एक कारक ऐसा आएगा जो वातावरण में होकर वो क्या होगा, आनुवांशिक, ठीक है, क्योंकि कारक ये दो ही हैं, आनुवांशिक प्लस वातावरण, फिर उससे क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो देखिए जो शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या संस्कृति, ये विकल्प है। अब देखिए जो शिक्षा की गुणवत्ता है तो ये वातावरण में मिलेगी, शिक्षा आनुवांशिक नहीं होती है। और पौष्टिकता की जो गुणवत्ता है, पौष्टिक अच्छा है कि नहीं, ये भी चीज़ किसकी है, वातावरणीय कारक है। और जो संस्कृति समाज है तो ये भी क्या है, वातावरण से ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो शारीरिक गठन आ रखा है ये क्या है, ये शारीरिक गठन आनुवांशिक है, वंशानुक्रम है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 11 है आपकी, उसमें विकल्प नंबर जो 3 है शारीरिक गठन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। देखिए प्राथमिक स्तर पर करना है आकलन या मूल्यांकन, इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है दोस्तों, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य या पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों आवधिक परीक्षाएं क्या होती है कि समय समय पर परीक्षाएं ली जाती है ना, तो ये कोई सर्वश्रेष्ठ तरीका है नहीं। समय समय परीक्षा लेते हैं, ठीक है, वो उच्च प्राथमिक वालों के लिए हो गई, तो प्राथमिक के लिए ये आवधिक परीक्षा काम नहीं आएगी। और गृह कार्य देने से कोई आकलन नहीं होगा। गृह कार्य का तो ये उद्देश्य होता है कि जो भी आपने पाठ पढ़ा उस पाठ का वापस दोहरान होता है, तो ये चीज़ भी हट गई यहाँ से। अब बच्चा क्या, योगात्मक कार्य और पोर्टफोलियो। योगात्मक कार्य क्या होता है दोस्तों, इसे हम सीखने का आकलन भी कह सकते हैं। इसमें छात्र की जो उपलब्धि है और कार्य प्रदर्शन है ना, इनका आकलन शिक्षक करता है। छात्र ने कितनी उपलब्धि अर्जित की,
और उसके कार्य का प्रदर्शन ये देखता है शिक्षक। और योगात्मक कार्य या योगात्मक आकलन आप याद रखना दोस्तों कि ये जो सत्र समाप्त होता है ना तब किया जाता है, सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। लेकिन ये योगात्मक कार्य प्राथमिक स्तर पर नहीं है आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है? पोर्टफोलियो दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों का आकलन करना है तो जो पोर्टफोलियो है बिल्कुल सही उत्तर है। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी फाइल होती है जिसमें छात्र के जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं उनकी क्रमबद्ध जानकारी एकत्र की जाती है, यानी कि क्रमबद्ध जानकारी एकत्र की जाती है दोस्तों। जैसे उसकी उपलब्धियाँ क्या है, उसकी कमियाँ क्या है, तो ये चीज़ें होती है पोर्टफोलियो में। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 12 है इसमें विकल्प नंबर 4 पोर्टफोलियो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 आया है कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या को कैरिकुलम कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो शिक्षक या छात्र जो भी क्रियाएं करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो चीज़ें इसमें देखी जाती है। और एक चीज़ याद रखना कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का हिस्सा है, न कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का नहीं है, बल्कि जो पाठ्यक्रम होता है सिलेबस वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। तो पाठ्यचर्या में क्या क्या चीज़ें होती है कि एक तो शिक्षक की जो क्रियाएं होगी वो होगी, एक आपके छात्र की जो क्रियाएं होगी वो भी होगी, इसके अलावा आपके जो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु जो भी पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें होगी, और जो आपके जो स्कूल का वातावरण है वो होंगे। अब जब छात्र आ जाएगा मतलब इसका मतलब क्या, बच्चों के अनुभव भी आएंगे ना। और जो आपके सिलेबस पाठ्यक्रम वगैरह है वे सारी चीज़ें पाठ्यचर्या में आएगी। विद्यालय के जो अंतर्गत क्रियाएं होगी, आंतरिक क्रियाएं बाहरी क्रियाएं, वो सारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या जो 13 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पे सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति। देखिए सबसे पहले पूछा है बच्चों के सीखने के तरीकों पर इसने अध्ययन किया था। जीन पियाजे और वाइगोस्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, वाइगोस्की और ब्रूनर, या ब्रूनर व स्पीयरमैन। तो ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और आपको बता दूं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे और वाइगोस्की। यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, वाइगोस्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जबकि ब्रूनर ने संरचनावादी रचनात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन ने बुद्धि के अंतर्गत स्पीयरमैन का नाम आता है, यानी कि द्विकारक और त्रिकारक बुद्धि दी स्पीयरमैन ने दी थी। तो यहाँ से ब्रूनर और स्पीयरमैन तो हट ही जाते हैं, ये तीनों विकल्प है वो नहीं आएंगे, जबकि जीन पियाजे और वाइगोस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 14 है इसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए। आप बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षण हो रहा है, पढ़ा रहे हो तो वो किन रूपों में दिया जाना चाहिए। प्रायोगिक देना चाहिए, सैद्धांतिक देना चाहिए, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रायोगिक और सैद्धांतिक यानी कि ये जो दोनों है वो बिल्कुल सही है। दोनों रूपों में आपको मतलब अगर आप एक शिक्षक हो तो आपको जो आप प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ा रहे हो तो वो प्रायोगिक रूप में भी पढ़ानी होगी और सैद्धांतिक में भी पढ़ानी होगी। प्रायोगिक में क्या होता है दोस्तों, आप उसको गतिविधि वगैरह करवाते हो, है ना, गतिविधि करा रहे हो, उसको क्रियात्मक रूप दे रहे हो, बालक को सक्रिय कर रहे हो, प्रयोग वगैरह कर रहे हो, तो वो तो हो गया प्रायोगिक। इसके अलावा जो सैद्धांतिक है इसमें आप मतलब जो पाठ्य पुस्तक वगैरह पढ़ाते हो, पाठ्य पुस्तक, तो उस पुस्तक के जो सूत्र नियम सिद्धांत या जो उसमें आ रखे हैं वो चीज़ें आप उससे याद भी करवा रहे हो, वो ज्ञान आप अर्जित भी करवा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, उपयुक्त दोनों रूपों में आप पर्यावरण का शिक्षण करवाओगे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 15 है आपके, उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये थे आज के आपके पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण वीडियो के 15 प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए दोस्तों कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। इससे आपको आपकी जो तैयारी है उसका पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी
कितनी अच्छी हो रखी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।